ऑन टाइम। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वेबिनार, जो आज का अभी का हॉट टॉपिक है। व्हाट शुड यू डू विथ योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो। यदि आपने इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड्स में करके रखा है या स्टॉक मार्केट में करके रखा है, तो ये वॉर क्राइसिस या तो इन्वेजन क्राइसिस में क्या करना चाहिए, इसको आज हम डिकोड करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि रशिया और यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर नीचे हो रहा है। हालांकि आज ऊपर था, बट स्टिल देयर आर मूवमेंट्स। सो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक बिसरिया। आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आई एम एन MBA in finance and marketing. I am into this profession from past 8 years and I am the second generation in this business. So, moving forward, आज हम क्या नया जानने वाले हैं और मैं आपको क्या नई एक चीज बताने वाला हूं जो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। एक रामबाण इलाज दूंगा मैं आपको, बट टेकिंग एन ओवरव्यू कि हम आज क्या सीखने वाले हैं, उस पर हम थोड़ी बात करते हैं। द टॉपिक्स विच वी विल कवर टुडे इज अ लिटिल बिट ऑफ द हिस्ट्री कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, सब कुछ। रशिया और यूक्रेन का इन्वेजन है, क्या है वो, इंपैक्ट इंडिया पे क्या आने वाला है, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मेरे पोर्टफोलियो पे क्या असर आने वाली है या क्या होगा, कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, और यदि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं कैसे और क्या। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली आप जानते ही हैं कि पहले एक बहुत बड़ा संगठन था USSR, जिसे कहते थे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जहां पे बहुत सारी कंट्रीज इकट्ठा हो गई। और मीनवाइल कुछ ऐसा हुआ जब कंट्रीज सब अलग होना स्टार्ट हो गए। सो बेसिकली जब USSR था तब अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि टू कॉन्कर या और टू डू समथिंग विथ द वेस्ट, कि जिसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, सबसे ज्यादा एरिया इनके पास है, तो उनको हैंडल कैसे किया जाए और क्या करना चाहिए। तो ये USSR था। और यहां से यहां का एक छोटा सा, अगर आपको सर्कल यहाँ पे मैंने जो दिखाया है वो दिख रहा है, तो ये यूक्रेन है। छोटा सा पार्ट है, बट ये यूक्रेन है। ये आपको मैं USSR पे बताना चाहता हूं कि ये यहाँ पे है। सो रशिया में से यूक्रेन बाहर हो गया जब भी डिवाइड हुआ था USSR। तो यूक्रेन जब बाहर हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, रशिया और यूक्रेन के बीच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनफैक्ट आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो MiG-25 विमान है, जो हमारे इंडिया में जो है विमान, वो बनाए जाते थे यूक्रेन में। जब USSR था तो यूक्रेन में बनाए जाते थे। और सबसे ज्यादा परमाणु बॉम्ब अगर जो किसके पास थे तो वो यूक्रेन के पास थे। because of a treaty in 1994, I guess 1994, तो यूक्रेन ने सब अपने न्यूक्लियर वेपन्स रशिया को दे दिए। यदि इनके पास अगर जो न्यूक्लियर वेपन्स होते तो आज कहानी कुछ और ही था। बट एक थॉट आया यूक्रेन को कि चलो कुछ मैंने सोचा है। तो क्या सोचा है? नाटो ज्वाइन करने का सोचा है। और कब सोचा था? ये सोचा था 2017 से। रशिया पहले से बता रहा था कि आप नाटो मत ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये बॉर्डर पे आ जाता है रशिया के। और नाटो एक ऐसी चीज है कि आज के दिन में 30 कंट्रीज इसके अंदर हैं, और यदि कोई 30 कंट्री में से एक कंट्री पे अटैक हुआ तो वो पूरे 30 कंट्री पे अटैक हुआ ऐसा माना जाएगा, और सब लोग मिलके
हमला करेंगे। तो ये बॉर्डर पे आ जाता है रशिया के, इसकी वजह से रशिया ने मना किया था कि ऐसा करना। ये वर्ल्ड मैप है, हम देखते हैं रशिया जो ग्रीन में है और यूएसए जो ऑरेंज में है, कि हमेशा दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चला ही है, कोल्ड वॉर चल ही रहा है, और दोनों अपने आप को एक सुपर पावर बताना चाहते हैं, और इसकी वजह से ये सब कुछ आज हो रहा है। सो नाटो का मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दूंगा। तो नाटो जब स्टार्ट हुआ तो कम कंट्रीज थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव ग्रोन। और जैसे कि आप येलो में देख रहे हैं कि यूक्रेन को भी इसके अंदर शामिल होना है, और इसकी वजह से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। क्या किया है रशिया ने कि एज पर यूएन रशिया ने लोनास्क और डोनास्क, ये जो दो सिटीज हैं यूक्रेन में, इनको एक मान्यता दे दी कि हम आपको एक अलग कंट्री ही मानते हैं, और इसकी वजह से ये इन्वेजन कर पाए। This under the article of UN, and that is why this is the whole thing is going into picture right now. So अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हम तो कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें मार पड़ने वाला भी है। सो अगर मैं आपको ब्रॉडर पिक्चर बताऊं तो क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से, और जो क्रूड ऑयल है इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.5 बिलियन डॉलर्स का हम इंपोर्ट करते हैं। सम अदर थिंग्स विच वी इंपोर्ट आर प्रेशियस स्टोन्स, सिल्वर्स, कोल एंड एवरीथिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम अपने मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी चाय एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रशिया में ठंड बहुत रहती है, तो हम वहां के लोग चाय पीना पसंद करते हैं, इसके लिए चाय हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम ट्रैक्टर्स के पार्ट भी एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन आर गुड प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट। इनफैक्ट यूक्रेन इज नोन एज अ फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये हम इंपोर्ट भी करते हैं और बहुत सारा एक्सपोर्ट भी करते हैं। बट जो मेन चीज हमें कंसर्न पे आ रही है वो है क्रूड ऑयल। जस्ट सेकेंड, क्रूड जो है वो सबसे ज्यादा हमें इंपैक्ट पे आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2.05 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं, और इसकी वजह से, ये वॉर की वजह से ऐसा हो रहा है कि क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि $140 पर बैरल के प्राइस को टच कर दिया है, एंड सिमिलरली ये टच करता जाएगा आगे, ये आगे ही बढ़ता जाएगा। तो ये इफेक्ट जब भी ऑयल पे आती है, इसका मतलब ये होता है कि हम जैसे कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री पे इसका इफेक्ट आता है। बट ये एक 2 दिन पहले की न्यूज है। आई वाज जस्ट रीडिंग एंड आई केम अक्रॉस सम न्यूज that Russian oil companies are going to offer a big discount to India. यदि आप इंटरनेशनल न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो दिस इज अ वेरी बिग न्यूज, और ये इसके लिए हुई है क्योंकि आप जानते हैं कि स्विफ्ट में से रशिया को बाहर निकाला गया है। आप कोई भी दूसरी कंट्री में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो स्विफ्ट के माध्यम से होता है वो। 300 जितनी कंपनीज स्विफ्ट के अंदर अलाइड है, और इसमें से रशिया को निकाला गया है। और रशिया हमें डिस्काउंट इसके लिए देना चाहता है कि आप हमें पेमेंट हमारे मेथड से करिए। सो दिस इज द रीजन रशिया हम पे इतना मेहरबान है। सो सैंक्शंस हो गए हैं, बहुत सारी उथल पथल हो गई है, तो कहीं ना कहीं ट्रेड पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इफेक्ट आने वाला ही है। दैट इज 110% श्योर कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा ही। तो इफेक्ट तो आने वाला है, बट देयर इज अ लिटिल पॉजिटिव इन एवरीथिंग। जैसे कि अभी वॉर चल रहा है तो बहुत सारा क्रॉप यूक्रेन और रशिया का बर्बाद हो गया है, तो इंडिया कैन बी एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट। प्लस जब भी हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे इंडिया में जो भी हम आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन चला रहे हैं उसको भी बढ़ावा मिलेगा, इंडियन प्रोड्यूसर्स को चांस मिलेगा मार्केट में आने के लिए। हमने देखा प्राइस बढ़ने वाला है फ्यूल का, तो अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा
तो वो असर हम रिलेटेड है, बिकॉज आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजते हैं, तो इसमें फ्यूल का बहुत बड़ा योगदान है। अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो सिमिलरली इट विल बी पास ऑन टू अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। बट ये सब कुछ आपने बता दिया, आप सब ये सब बता रहे हैं कि रशिया ने ये किया, यूक्रेन ने ये किया, सो मुझे क्या, हाउ डू इट अफेक्ट मी? तो चलिए समझते हैं कि ये हमें कैसे इफेक्ट करता है। I'll stop my screen for some time. I want some answers in chat box. क्या आप जो मैंने आपको अभी बताया उसको फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? Please reply on in the chat box. मेहुल व्यास जी कहते हैं यस, के आर विश्वनाथ जी कहते हैं यस सर, मिस्टर गंगर कहते हैं यस अंडरस्टूड। देखिए आप जब भी रिप्लाई करते हैं ना, तो इट ऑल्सो मोटिवेट्स मी कि मैं आपको कुछ नया दूं, कुछ ज्यादा दूं, जो आपको बोला गया उससे थोड़ा ज्यादा दूं। सो प्लीज रिप्लाई कीजिए, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। युवराज सेज यस, देवांगी सेज यस, ग्रेट। चलिए सो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाउ डज इट अफेक्ट माय पोर्टफोलियो? जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है तो ये एक ही रेखा है जो ऊपर ही जाने वाली है, दूसरा कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ सिर्फ ऊपर जाएगी। बस आज से मैंने इन्वेस्ट किया और ये धड़ाम से चला मेरा पोर्टफोलियो ऊपर। बट दिस इज द केस, जो स्टॉक मार्केट का मूवमेंट होता है ये ऐसे होता है, ऊपर नीचे एंड अल्टीमेटली इट गोज अप। बट आपको हर एक सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करते रहना है टू गेट ग्रेट रिटर्न्स। वॉरेन बफे जी कहते हैं कि यदि आपको आपके जब भी सेंसेक्स ग्रीन में है वो एंजॉय करना है, तो जब सेंसेक्स रेड में होगा ना तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? ये आपको बहुत बखूबी आप जानते होंगे कि ये क्या है। ये एक मृत आदमी की हार्टबीट है, जो आदमी जिंदा नहीं है उसकी यह हार्टबीट है। कैसे जा रही है आपको दिख रहा है ना? तो यदि सेंसेक्स ऐसा होगा ना तो हमारे पोर्टफोलियो में भी यही असर आएगा। इसके लिए सेंसेक्स ये होता है, सेंसेक्स ऊपर नीचे जाता है और यहां से ही हम रिटर्न्स कमा के आते हैं, या तो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न्स जनरेट होते हैं। जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से मैंने ये डेटा लिया है, 22 फरवरी का डेटा है, कल तक का 8 मार्च तक का डेटा है मेरे पास, और ये बीएससी की वेबसाइट से लिया है। दिस इज द मूवमेंट इन द मार्केट। मार्केट ऐसे मूव हुई है इन द वॉर टाइम्स। बट यदि आप देखेंगे इसको थोड़ा बड़ा करके, 1 साल का मार्केट देखें हम, तो यह है 1 साल का मार्केट। आपको ऐसा लगता है कि आपने डिप में इन्वेस्ट किया है, आपने अभी इन्वेस्ट किया तो चलो अच्छा मिला है, बट यदि आप देखते हैं तो 1 साल में मार्केट का मूवमेंट ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड ही है, एंड दैट इज द रीजन दैट यू नीड टू कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट। But if your goal comes, then before 2 years, you need to start converting your money into some safe funds or less risky funds. Okay? ये पहले हमने वॉर टाइम का डेटा देखा, ये हमने साल का डेटा देखा, और ये हम डेकेड का डेटा देखते हैं। सो ये जो मैंने आपको बोला कि जो स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाता है ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेटली अगर आपने इन्वेस्ट किया था 2000 में, तो 2022 में अगर आप देखेंगे तो ग्राफ अपवर्ड ट्रेंड पे ही गया है। एंड साइमल्टेनियसली अगर यदि आप आगे का भी देखेंगे ना, तो ये ऐसे मूवमेंट में ही ऊपर नीचे करके ही आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ने का बहुत ही सिंपल रीजन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लीजिए कि आप हैं और आपका चिल्ड्रन से, ठीक है, यू हैव 2 किड्स एंड यू आर देयर। यदि आप सोचेंगे, चलिए एक काम करते हैं, आपके फादर हैं, आप हैं और आपके 2 चाइल्ड हैं। आप आपके फादर को देखेंगे तो फादर के पास कितने पेयर्स हैं फुटवेयर के? उससे यदि आपको कंपेयर करें तो कितने पेयर है आपके पास फुटवेयर के?
और उसको आपके चिल्ड्रन के साथ कंपेयर करिए कि उनके पास कितने पेयर हैं फुटवेयर। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया में कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है और 60% पॉपुलेशन यूथ है। दैट इज द रीजन कंजम्पशन इज हायर साइड। हम जो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खुद खा जाने की क्षमता रखते हैं, एंड दैट इज द रीजन इट इज हेल्पिंग अस, एंड वी आर growing from a developing country to a developed country. But till the time we are in developing country, 110% इन्फ्लेशन रहेगा ही, महंगाई रहने वाली ही है। सो एक नई चीज पे आते हैं। लेट्स अज्यूम कि आप अगर नए इन्वेस्टर, आप अभी के टाइम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है? यदि आपकी एज 25 से 30 के बीच में आती है, चलिए 25 टू 30, ये 10 इयर्स का हम गैप पकड़ते हैं। 30 टू 40 वाला जो स्टेज होता है ना, वो हम पकड़ रहे हैं यहाँ। तो आपकी सैलरी या आपकी इनकम में से 50% कंजम्पशन हो जाता है, क्योंकि सैलरी स्टार्ट हुई है, दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, फर्स्ट टाइम आपको आप खुद पे अभी आत्मनिर्भर हो गए हैं इनकम पे, तो आपकी इनकम बढ़ती है तो 50% कंज्यूम हो जाता है। बट उसमें से 30% यू शुड इन्वेस्ट इनटू इक्विटीज एंड 20% इनटू डेट। ये 110% मेरा डेटा है, मैंने खुद बनाया है। इट माइट बी दैट इट इज नॉट सेम फॉर यू ऑल्सो, बट इट इज अ पर्सपेक्टिव और अ फूड फॉर थॉट विच आई एम गिविंग यू। ओके, सो 50% कंज्यूम हो जाएगा, 30% इक्विटी में डालिए और 20% डेट में रखिए सेफ, कि अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो हम इन्वेस्ट कर देंगे। मान लीजिए आप आपके 40s टू 50s में आ गए, तो ये एज में आपकी जो इनकम है उसमें से 60% कंजम्पशन में जाएगी। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे हमने देखा है कि 80% ऑफ द इन्वेस्टर्स they have started with their home loans, कार लोन्स, उनके चिल्ड्रन का एजुकेशन के फीस आ जाते हैं तो खर्चा बढ़ जाता है। दैट इज द रीजन 60% ऑफ इट इज केप्ट फॉर कंजम्पशन। यहाँ पे भी 10% इक्विटी में आपको डिप्लॉय करना ही है, दैट इज 110% श्योर, एंड 30% डेट में रखना है। डेट में इसके लिए कि यदि जरूर पड़ी तो हम कंज्यूम कर लेंगे, अगर नहीं हुई तो हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे अपॉर्चुनिटी देख। एंड यदि आप 50s में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके खर्चे कम हो जाते हैं, आपके सन और डॉटर जो है वो भी आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तो यहाँ पे 30% कंजम्पशन के लिए रखा है, 60% इक्विटी में डालने के लिए बताया गया है और डेट में 10% रखने के लिए बताया गया। एक नई चीज मैं आपको बताता हूं, एक ही से लेट्स अज्यूम ये एक टाइम फ्रेम है, हम इसको 10 इयर्स में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज फर्स्ट 10 इयर्स, सो दिस इज 30, ये है 40 और ये है 50, ठीक है, और इसके बाद आता है 60, सो दिस इज 60। ओके, सो हम अगर देखते हैं तो ये पार्ट पे आप जो इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे हमें, जस्ट सेकेंड मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूँ। लेट्स अज्यूम यहाँ पे हम 30, 40, 50 और ये 60 पे देखते हैं। 60 पे हमें 100% रिटर्न चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट पे। तो ये जो 10 इयर्स का गैप है, फर्स्ट 10 इयर्स, सेकेंड 10 इयर्स, थर्ड 10 इयर्स, ओके, एंड दिस इज 60 का फेज। तो ये जो आप फर्स्ट 10 ईयर में इन्वेस्ट करते हैं, इट ग्रोस टू 80%। जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे, और यहाँ पे जब हम 100% की बात करते हैं तो फर्स्ट 10 ईयर में जो आप इन्वेस्ट करोगे ना, वो 80% इंक्रीज होगा। और करंट सिनेरियो में देखेंगे आप तो ये ज्यादा इंक्रीज होगा, बिकॉज देयर इज अ गुड वैल्यूएशन इन मार्केट। ओके, नेक्स्ट 10 इयर्स हम पकड़ते हैं कि ये आ गए हैं हम 40s में आ गए 50 और ये 60 में। तो यहाँ पे आप जितना भी इन्वेस्ट करते हैं
will grow approximately 15 times. ये मैं पूरी इक्विटी की ही बात कर रहा हूं, 15 टाइम्स बढ़ेगा। और जो लास्ट 10 इयर्स में आप इन्वेस्ट करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 5% बढ़ेगा, या तो 5% का कंट्रीब्यूशन होगा या 100%। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम आपने ये 10 इयर्स को दिया है, इसके लिए ये इसके अंदर कंट्रीब्यूशन ज्यादा देता है। एंड साइमल्टेनियसली ये कम होता जाता है जैसे टाइम फ्रेम कम होता जाता है, ऐसे। ओके, सो हमेशा याद रखिए कि जो आप पहले इन्वेस्ट करेंगे वो ज्यादा रिटर्न ही देगा। सो हमने बात की 30, 40 और 50, आप कैसे आपका इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। बट ये एक दूसरा सिनेरियो आ गया कि यार मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है, तो मैं क्या करूं। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है तो इसके अंदर एक सिनेरियो ऐसा पकड़ते हैं कि आपका गोल आने वाला है। इफ योर गोल इज कमिंग नियर, देन यू नीड टू स्टार्ट कन्वर्टिंग योर इक्विटीज इनटू डेट फंड्स, क्योंकि डेट के अंदर भी लिक्विड फंड्स, मैं डेट फंड्स इसके लिए नहीं बोल रहा हूं कि डेट, इफ द इंटरेस्ट रेट गोज अप देयर माइट बी सम चेंजेस इन फंड्स, बट फ्लोटिंग रेट फंड और लिक्विड फंड इज गुड, जिसे हम इमरजेंसी फंड भी बताते हैं। तो वहां पे आप धीरे धीरे कन्वर्ट करना स्टार्ट कीजिए आपके अमाउंट। जैसे जैसे, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में कर देना, जैसे आप एसआईपी करते गए हैं टुकड़े टुकड़े में, वैसे ही टुकड़े टुकड़े में आप SWP कीजिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान इनटू डेट प्लान्स। ओके, सो बट रिमेंबर वन थिंग, एज ऑफ नाउ आल्सो डू नॉट पैनिक सेल। मार्केट्स नीचे आ रहे हैं, सभी आपको बताएंगे कि यार पैसा तो डूब जाएगा, सेंसेक्स 0 हो जाएगा, सेंसेक्स 30,000 पे आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने कोविड के टाइम पे भी देखा है, जब पूरा वर्ल्ड स्टॉप हो गया था तभी भी मार्केट एकदम स्टॉप नहीं हुआ था, 110% नीचे आने वाला है। बट आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया, उसका मतलब यही है कि आप ऊपर और नीचे में इन्वेस्ट करने वाले हैं, and that is the reason you entered into the market. So do not forget your fundamentals, do not panic sell, कुछ भी सेल आउट मत कीजिए। सेकेंड थिंग, ऑलवेज हैव अ गोल। गोल के बिना इन्वेस्टमेंट इज ऑफ नो यूज। इसके लिए गोल बेस्ड प्लानिंग पे फोकस रखिए। आपके गोल कुछ भी हो सकते हैं, एजुकेशन हो सकता है, फॉरेन ट्रिप हो सकता है, हाउस हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, whatever it may be, बट आपका इन्वेस्टमेंट आपने अगर किया है तो दैट शुड बी फॉर अ रीजन। आप अगर रीजन के बिना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप उसको सेल आउट भी कर देंगे। इसके लिए टेक अ हेल्प ऑफ एन एडवाइजर, प्लान आउट योर गोल्स एंड इन्वेस्ट फॉर योर गोल्स ओनली। द नेक्स्ट स्टेप, फॉलो एसेट एलोकेशन। आपने उतार चढ़ाव देखा है, रिसेंटली ही कोविड के टाइम पे हुआ था, तो द की फॉर दैट इज एसेट एलोकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट एलोकेशन? लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल वर्ड्स। मान लीजिए आप इन्वेस्ट करते हैं 100% ऑफ योर मनी, यू आर इन्वेस्टिंग 100%, ओके। 100% में से 70% ऐसा है कि थोड़ा नीचे आएगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। बाकी बचा 30% है, उसमें से भी आपको रिटर्न्स चाहिए, बट इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। थोड़ा गिरा तो चलेगा, बट इतना नहीं गिरना चाहिए, तो वो हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। और 10% जो है वो आपको सेफ ही रखना है, तो आप उसे डेट फंड में इन्वेस्ट कीजिए। जब भी आप इस हिसाब से इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसे हम एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटजी कहते हैं। And apart from that, when you are practicing asset allocation, always sit with an advisor once a year, check your profits or check your investments and restructure again or rebalance it again. क्योंकि रिटर्न्स आए होंगे, रिटर्न्स कम भी बने होंगे, सब हुआ होगा, तो अकॉर्डिंगली आपने जो आपका प्रोपोर्शन डिवाइड किया है उसके हिसाब से आप पैसा रखिए। और वॉर क्राइसिस अभी हम जैसे देख रहे हैं,
तो ऐसा हो सकता है कि हमें भी पैसे की लिक्विडिटी की जरूरत पड़े। तो जो आप नया पैसा डाल रहे हैं वो थोड़ा आप लिक्विड में सेफ रखिए, लिक्विड फंड्स में या डेट फंड्स में सेफ रखिए। उसके बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ चलो अभी मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, फिर उसे कन्वर्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू योर गोल कि आपको क्या करना है और कौन से एसेट अलोकेशन के टाइप में आपको जाना है। ओके, बट रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज टेक एन हेल्प ऑफ एन एडवाइजर। एडवाइजर हमेशा जरूरी ही है। चलिए हम इस पे आएंगे एडवाइजर पे, बट हम यदि देखते हैं ना तो हम थोड़ा कुछ अभी के जनरेशन की भी बात करेंगे और उससे आगे की जनरेशन पे भी बात करेंगे। दो लोग हैं, एक फादर और एक सन। फादर के गोल आप देखेंगे तो फादर के मेजरली 3 ही गोल होते थे। एक था चाइल्ड का एजुकेशन, सेकेंड था उसका वेडिंग या तो फिर मैरिज, और थर्ड था उनका रिटायरमेंट। ओके, तो ये 3 बड़े गोल थे जो हमेशा फादर के लाइफ में हैं और सबसे ज्यादा पैसा यहां पे ही लगने वाला है। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऐसे किया है। बट जो हमने गोल्स की बात की, इट नॉट बी द सेम फॉर द चाइल्ड। जो उनका बेटा या उनकी बेटी है उनके लिए ये सेम नहीं होने वाला है। तो उनके गोल्स क्या है? उनके गोल्स हैं आईफोन लेना, वेकेशन पे जाना फैमिली के साथ, एक वेकेशन होम लेना या तो फार्म हाउस लेना, और अच्छी सी गाड़ी लेना। ये एडिशन है गोल के, अपार्ट फ्रॉम दीज 2 गोल्स विच इज चाइल्ड एजुकेशन एंड माय रिटायरमेंट। मैरिज मैंने रखा नहीं है क्योंकि देयर माइट बी चांस कि कोई अलग तरीके से मैरिज करना हो या तो शॉर्ट में मैरिज करना है, व्हाटसोएवर इट मे बी। बट ये चीजें हैं जो लाइफस्टाइल भी चेंज हुए हैं और थिंकिंग प्रोसेस भी चेंज हुई है। तो इट इज नॉट दैट यू नीड टू प्लान आउट फॉर द एजुकेशन, मैरिज एंड रिटायरमेंट ओनली। दैट इज अ ट्रेडिशनल वे। द न्यू गोल्स आर कि भाई लाख रुपए का फोन लेना है मेरे को। तो लाख रुपए का जब हमें फोन लेना है तो इट इज वेरी इजी, बहुत ही इजी है। उसको 12 महीने में स्प्लिट कीजिए। अप्रोक्सीमेटली एप्पल का ही फोन लेना होता है या तो फिर सैमसंग का फोन है जो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए का आता है। तो उसे आप 12 महीने में उसको ब्रेक कीजिए अमाउंट को, और फिर उसे सेव करना स्टार्ट कीजिए एक ऐसे फंड में जो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा। जब भी वो फोन लॉन्च होता है या तो आपके पास पैसे हो जाते हैं, उसको रिडीम करके ये परचेज करिए। इट इज एज सिंपल एज दैट, एंड दिस इज द गोल ऑल्सो। ये भी एक टाइप का गोल ही है। ओके, सो हमने बात की थी एडवाइजर की कि एडवाइजर क्यों जरूरी होता है। क्या आप जानते हैं कि एसआईपी में टॉपअप की फैसिलिटी आती है? क्या आप जानते हैं एसआईपी में पॉज की फैसिलिटी भी आती है? आपने एसआईपी तो कर दिया, पर क्या आपको पता है कभी उसको स्टॉप भी करना पड़ता है? आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसे रीबैलेंस करना पड़ता है। स्कीम जो है या तो फिर फंड्स जो है उसको चेंज करना पड़ता है। आपका पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है कोई स्पेसिफिक गोल के लिए, वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम पोर्टफोलियो रिव्यू कहते हैं, वो भी करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ऑफ दिस, इमोशन को कंट्रोल करने के लिए ही एडवाइजर चाहिए। आज के दिन में आपको पैसे की जरूरत नहीं होगी, बट मार्केट नीचे जाता है ना तभी एक्चुअली फट जाती है और डर लगता है, क्योंकि आपका एक हार्ड एंड मनी है जो नीचे जाता जा रहा है। बट देर आर सम रीजंस, वो एडवाइजर आपको बताएगा कि अगर आपके गोल नहीं आ रहे हैं या तो आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है, तो इसे अभी के लिए रिडीम मत कीजिए। प्लस वो आपको ऐसा भी बता सकता है कि मान लीजिए आपने XYZ एवेन्यूज में इन्वेस्ट करके रखा है, तो ये एक एवेन्यू ऐसा है जहां पे आपको रिटर्न कम मिल रहा है, तो वहां से आप पैसे निकालिए। दैट इज द रीजन यू नीड एडवाइजर। एडवाइजर इज सिंपली लाइक अ डॉक्टर। डॉक्टर आपका हेल्थ का ध्यान रखता है, एडवाइजर आपके इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखता है। एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए भी अगर मैं दूं, तो क्या आप, चलो ठीक है, आप सोचिए कि आपको पेट में और सर में बहुत दर्द हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप फार्मास्यूटिकल्स के पास चले जाइए, फार्मेसी में चले जाइए और उसको बोल दीजिए कि यार मेरे को मेडिसिन दे दीजिए। एंड सेकेंड ऑप्शन इज कि आप डॉक्टर के पास जाइए और फिर मेडिसिन लीजिए। विच वन विल यू प्रेफर?
Which one will you prefer? Answer in chat box. मैं आपको चैट बॉक्स में आंसर्स देने के लिए बोलूंगा ही, क्योंकि उससे पता चलेगा. Yes, the second option. Good. बसवराज जी says डॉक्टर सेकेंड ऑप्शन. ग्रेट. हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर हमें पूरा डायग्नाइज करने के बाद ये सब कुछ या तो मेडिसिन देता है. दैट इज द रीजन आप जब भी एडवाइजर के पास जाते हैं तो वो सब कुछ आपका हेल्थ चेकअप या तो इन्वेस्टमेंट चेकअप करने के बाद ही बोलेगा कि ऐसा आपको करना चाहिए. एंड दैट इज द रीजन यू नीड एन एडवाइजर. सो मैंने आपको टॉपअप एसआईपी की बात की, पॉज की बात की. तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. टॉपअप एसआईपी क्या है और नॉर्मल एसआईपी क्या है. मान लीजिए आप 20,000 का एसआईपी करते हैं और आप 20 साल से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं and you have received a decent return of 12%. Okay, so आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 48 लाख और 12% यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 48 लाख becomes 1,84 लाख अप्रोक्सीमेटली. ओके, आपको कितने मिले? आपने इन्वेस्ट किया था 48 और आपको मिला 1.84. बट यदि आपने एक टॉपअप किया होता, और कितना टॉपअप करना है? 10%. 10% ऑफ द अमाउंट विच यू आर इन्वेस्टिंग. इसका मतलब ये हुआ कि पहले 12 महीने में 20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ, 13वें महीने से 22,000 का हुआ, 25th मंथ से 24,000 का हुआ. आपके इनकम में ग्रोथ आ रहा है, वैसे ही हम ग्रोथ आपकी एसआईपी में दे रहे हैं. तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, ऐसा ही देखते देखते अगर हम जाते हैं तो 20 साल में आपने इन्वेस्ट किया 1,37,46,000. ओके, और उसके सामने आपको 3 करोड़ मिले, 3.72 करोड़ मिले. आप यू चेक द डिफरेंस. ये डिफरेंस देखिए आप, 2 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, मोटा मोटा. दिस इज द रीजन यू नीड एडवाइजर. एडवाइजर ये आपको बताता है, और ये छोटी छोटी चीज है जो आपके पोर्टफोलियो में बहुत मायने रखते हैं. सिमिलरली गोल क्रिएशन में आपको हेल्प करता है. ये मेरा खुद का मैंने बनाया हुआ है गोल कि लेट्स अज्यूम मुझे ट्रिप पे जाना है, मालदीव्स जाना है 2023 में, तो उसके लिए 4 लाख रुपए लगने वाले हैं. तो 4 लाख रुपए जो लगने वाले हैं उसमें मैंने ऑलरेडी 2 लाख इन्वेस्ट करके रखा है, 2.72. It will take me to 2.86. I need to invest more. Similarly, जैसे कि आप देखेंगे कि एक मेरा भी गोल है यहाँ पे, डॉटर्स मास्टर्स. ये आप अगर गोल देखते हैं तो मैंने ऑलरेडी 33 लाख इन्वेस्ट करके रखा है इसके अंदर. माय गोल इज टू रीच 2.5 crore rupees. And if I have invested this much amount and I just keep it and do not redeem it, my goal will be achieved. This is the need of an advisor. ये आपको बताता है कि आपको कैसे प्लान आउट करना है. और मान लीजिए जो एसआईपी मेरी चल रही है, तो यहां से अब एसआईपी स्टॉप हो जाएगी और इसकी जगह पे मुझे जहां पे जरूरत है, मेरे टैक्स के, मेरे हाउस परचेज के लिए जो पैसे की जरूरत है, वहां पे वो एसआईपी को डाइवर्ट कर देंगे. ये जरूरत होती है एक एडवाइजर की. प्लस एडवाइजर कैसे आपको हेल्प करता है, आप बहुत ही सिंपली आप सोचते होंगे, जस्ट आप बहुत ही आप सोचते होंगे कि यार चलो एक जरूरत है पैसे की, तो हम कुछ करते हैं, गोल बनाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं. तो आज की डेट में आप सोचते हैं कि मुझे घर लेना है जो 30 लाख का है, मैं डाउन पेमेंट 30 लाख का करने वाला हूं. बट क्या आपने सोचा है कि यही चीज 5 साल के बाद आप अगर करने वाले हैं तो यहाँ पे 7% इन्फ्लेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा? क्या आपने ये सोचा है? 30 लाख की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 35 to 37 लाख हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट. आई एम जस्ट टेकिंग अप्रोक्सीमेट फिगर.
तो यू नीड टू प्लान 30 में से आपको एक्चुअली प्लान कितने का करना है, 37 का, बट आप प्लानिंग आज से कर रहे हैं तो इसका रिवर्स कैलकुलेशन होता है कि यहां पे पहुंचने के लिए आज से मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और ये चीज आपको एडवाइजर समझा. दिस इज द नीड ऑफ एन एडवाइजर. ओके, सो वी आर कमिंग टू एन इंटरेस्टिंग पार्ट. यहां पे मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि नया इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो कैसे आपको करना है. ये है पोर्टफोलियो रिव्यू जो एडवाइजर करते हैं. एडवाइजर, आई डू दैट. इन्वेस्टर के साथ बैठ के इनका पूरा इन्वेस्टमेंट देखते हैं और बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. एंड हियर वी कम टू एन एक्शन टेकिंग पार्ट. यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको उसके अंदर हेल्प चाहिए तो वी विल बी शेयरिंग अ गूगल फॉर्म. हम आपको चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म भेज देंगे. आप अगर उसको फिलअप करते हैं, विल कॉन्टेक्ट यू एंड विल गिव यू अ फ्री कंसल्टेशन ऑफ 1 आवर. हम 1 घंटे का आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे कि आप कैसे इसे चेंज कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो फिर आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं इसको. तो यदि आपको ऐसा लगता है कि इतना जो आपको हमने जो बताया है वो आपको महत्व का लगता है, it will bring some change into your investment strategies or your investments, then this is an action taking time. You can take an action. आप गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं and we will call you out, we'll call you personally and then we can check your investments, right? So ये पार्ट है. सेकेंड, अभी हम आते हैं रामबाण इलाज पे. This is 110% for better understanding. Do not take as an investment advice because these all things might differ from person to person and your asset allocation strategy. Okay, so मान लीजिए आज ही आपको लमसम इन्वेस्ट करना है, then divide it into 4 equal parts. आपको 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करना है तो उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 25-25-25 के, एंड देन यू इन्वेस्ट इन टुडेज सिनेरियो. ओके, सपोर्ट इट विथ एन एसटीपी. जो इन्वेस्टमेंट आपने करके रखा है, जो आपने किया है अभी, उसे 12 और 18 महीने की एसटीपी, मतलब थोड़ा थोड़ा इक्विटी में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है 4 पार्ट्स में, उसे एक पुशअप दीजिए 12 और 18 महीने से. मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डायरेक्ट डाल दिया और दूसरा 1 लाख रुपए आपके पास है, तो उसे 12 महीने में डिवाइड करके फिर इन्वेस्ट कीजिए. यदि आप एसआईपी करते हैं तो इट शुड गो विथ अ टॉपअप. टॉपअप के बिना एसआईपी नहीं कीजिएगा. आपको नहीं पता चलेगा कि कितना चेंज हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में, कितना बड़ा आपको जंप मिल जाएगा विथ अ वेरी स्मॉल अमाउंट. सो ऑलवेज स्टार्ट योर एसआईपी विथ टॉपअप ओनली. And as per your age, select asset allocation strategy. जितना आप रिस्क ले पाते हैं उतना ही लीजिए. ज्यादा रिस्क लेके कुछ नहीं होने वाला है, आपकी सिर्फ नींद बिगड़ने वाली है. उससे अच्छा इतना रिस्क लीजिए, एक कैलकुलेटेड रिस्क, कि मैं इतना रिस्क लूंगा तो इट इज गुड फॉर मी और आई एम हैप्पी विद दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. तो उतना ही आपको रिस्क लेना है. एंड दिस आर द स्ट्रेटजीज विच वी गिव टू आवर इन्वेस्टर अकॉर्डिंग टू देयर गोल, और हम बात करके देते हैं. इसके लिए मैंने आपको बताया है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स हमारे साथ डिस्कस करने हैं, तो यू कैन फिल अप द गूगल फॉर्म एंड we'll get in touch with you. We can fix a free appointment of 30 minutes and we can check your investments. So this was from my side. My name is Pratik Visaria. My contact number is given. We are active on Instagram, Facebook and YouTube. So you can follow us there. I'll stop my screen, and if we have any questions, then we can take questions.